हेलो। हेलो। चलिए तब आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल कहे थे कि आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे क्लास 8 9 का। क्लास 8 का पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैथ का चैप्टर शायद बताए थे, राशियों की तुलना। राशियों की तुलना, क्लास 8। सभी लोग बढ़िया से ध्यान देंगे। जहाँ भी डाउट होगा, डाउट तो शनिवार को क्लास डाउट क्लास लेंगे। डाउट बचेगा ही नहीं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, डाउट कोई नहीं रहेगा। इसका पहले फाउंडेशन आज देखते हैं, इंट्रोडक्शन इसका है क्या। एक बार देख लेंगे, एक दिन 2 दिन, बाकी चैप्टर खत्म। इसको बढ़िया से सब लड़का बढ़िया से ध्यान देगा। क्लास 8 का राशियों की तुलना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं। इधर उधर ध्यान देगा तो वहाँ रहते थे तो हम देखते थे, डांटते थे। यहाँ तो पढ़ाएंगे, ध्यान नहीं देगा तो भाई समझेगा नहीं तुम लोग, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। राशियों की तुलना एक अच्छा चैप्टर है 8 क्लास का। इसमें सीखना है, जैसे कि हम लोग कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो कोई कपड़ा का कीमत, मान लो जीन्स लेने गए, वो जीन्स का कीमत 2000 रुपया है। 2000 रुपया है तो कहता है कि उस पर कितना छूट मिलेगा, ये सब सीखेंगे। छूट कैसे दिया जाता है, 2000 उसका मूल्य है, छूट देने के बाद उसका मूल्य क्या होगा, फिर वो कितना पे अगला को मिलेगा, कितना पे खरीदेंगे, कितना प्रतिशत छूट हुआ, अनुपात इसमें सीखेंगे कि अनुपात होता क्या है। ये सब चीज़ आज हम इसमें देखेंगे। तो पहले देखिए, इसको एक नाम आता है राशियों की तुलना में। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसका फाउंडेशन, इस चैप्टर का जो फाउंडेशन है वो आज देखिएगा। एक नाम इसमें आता है अनुपात। और ये ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाएंगे उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा इसको, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक नाम आता है अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात एक शब्द पहले भी हम थोड़ा बताए थे अनुपात के बारे में, लेकिन अनुपात का मतलब होता है बटा। सीधा भाषा में अनुपात का मतलब होता है बटा। बटा का मतलब ये होता है, जैसे कि देखिए, अगर कोई बोलेगा 3:5, जैसे 3/5 है, अनुपात का मतलब बटा भी होता है। अनुपात का मतलब बटा होता है। ये दोनों नाम एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। अनुपात ऐसे लिखा था, अगर बटा है तो ऐसे लिखते हैं 3/5। बटा में हम ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं 3/5। लेकिन इसी को अनुपात में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जो वो ऊपर है उसको वहीं के ही उतारेंगे। अनुपात में ऐसे देखो लिखा था, जो ऊपर है उसको उसी को उसे लिखेंगे। अनुपात का मतलब होता है ये नहीं, ये बट, इसका मतलब होता है बटा। अनुपात का मतलब 2 चिन्ह बीच में, और फिर नीचे वाला बगल में लिखेंगे। दोनों चीज सेम है, कोई अंतर नहीं है। अनुपात का मतलब होता है ऐसे लिखना 3:5। अब बटा मतलब 3/5। अब बटा को ही अनुपात में लिखना है तो 3 को यहाँ लिख देंगे। अब बटा के बदले ये अनुपात का चिन्ह है, ये जो डबल चिन्ह है ये अनुपात का है। क्या चीज का है? अनुपात का है, ये अनुपात का चिन्ह है। तो अनुपात में हम ऐसे लिखते हैं बटा, और अनुपात में कोई अंतर नहीं है। अगर जैसे कि देखिए, अगर आप लोग का कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा, जो मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम था, हम ही टेस्ट लेते हैं तो मान लो कि 50 नंबर का टेस्ट लिए। कितना नंबर का? 50 नंबर का। उसमें कोई जो फर्स्ट आया वो लाया 40 नंबर। कितना लाया? 40 नंबर। फर्स्ट आया जो लाया कितना? ये लाया कितना नंबर लाया? 40 नंबर। अब पेपर कितना का था? 50 नंबर का। एग्जाम इतना नंबर का था, ठीक है। एग्जाम 50 नंबर का था और उसमें फर्स्ट जो आया वो 40 नंबर लाया। तो इसको बटा में लिखना है। मान लो क्या चीज़ में लिखना है? कोई कह देगा बटा में लिख कर दिखाइए, तो बटा में लिखने का तरीका है, कितना नंबर का एग्जाम था उसको नीचे लिखेंगे। कितना नंबर का एग्जाम था? जितना का एग्जाम, जितना नंबर का परीक्षा है ना, एग्जाम, जितना नंबर का परीक्षा उसको नीचे लिखेंगे। ये बटा का चिन्ह है, ये बड़ा वाला बटा का चिन्ह है। जितना नंबर का परीक्षा था उसको नीचे लिखेंगे, और जितना नंबर आपने प्राप्त किया, जितना नंबर तुम लाया, उसको हम ऊपर लिखेंगे।
इसको लिखते हैं प्राप्त नंबर। कितना नंबर लाया? प्राप्त नंबर। बटा में लिखने का तरीका है, एक लड़का को एक टेस्ट दिया, जो टेस्ट 50 नंबर का था। टेस्ट कितना का था? 50 नंबर के। और लड़का लाया कितना नंबर? 40 नंबर लाया। और इसको कोई कह देगा, तुमको ऐसे बोलेगा कि एक लड़का था जो एक टेस्ट दिया, किसी क्लास में बैठ के टेस्ट दिया, मान लो मेरा क्लास में बैठ के टेस्ट दिया, पूछ दिया कि एक लड़का था जिसका नाम सौरभ कुमार था, जो अपने क्लास में टेस्ट दिया 50 नंबर का, उसमें वो लड़का 40 नंबर लाया, तो इसको बटा में लिख के दिखाइए। तो बटा में लिखने का तरीका है, जितना नंबर वो लड़का लाया, प्राप्त नंबर, बटा का चिन्ह देंगे, जितना नंबर का परीक्षा है। समझा? ये एक तरीका है लिखने का, मतलब जो तुम लाता है उसको ऊपर लिखते हैं, बाकी जितना नंबर का एग्जाम था उसको नीचे लिखते हैं। तो बटा क्या प्राप्त होगा बताओ? बटा प्राप्त होगा प्राप्त नंबर। कितना नंबर प्राप्त किया? 40 नंबर। कभी भी चीज, जो चीज हम प्राप्त करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और जो जितना का पूरा था उसको हम नीचे लिखते हैं। तो 40 नंबर प्राप्त किया, और कुल कितना नंबर का था? 50 नंबर का। अगर तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या इसके बराबर भी हो सकता है, 0 0 काट भी सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, 4/5 भी लिख सकता है। अगर कोई आदमी यही चीज को बोल देता कि नहीं बटा में नहीं लिखना है, एक लड़का जो था 50 नंबर का एग्जाम लिया गया, उसमें 40 नंबर प्राप्त किया, तो उसको बटा में नहीं लिखना कहेगा, ये तो बटा में लिखे हम, कह देगा अनुपात में लिख के दिखाओ। अनुपात में, क्या चीज में? अनुपात में। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको पहले बटा में ही लिखिए, डरना एकदम नहीं है। अनुपात में लिखने कहेगा तो पहले आप इसको बटा में ही लिखिए। कैसे बटा में लिखते हैं? बटा में कैसे लिखा था? जितना नंबर लाया और कुल जितना नंबर का था उसको नीचे, जितना नंबर लाया उसको ऊपर लिखेंगे, और जितना नंबर के कुल था उसको नीचे लिखेंगे। अनुपात में लिखने के लिए सेम वही प्रक्रिया है, बटा वाला ही प्रक्रिया है। पहले बटा इसका निकालेंगे। बटा कैसे निकलता है? जितना नंबर लाया, कितना नंबर लाया था? 40 नंबर, और कुल नंबर कितना था? बटा 50। सेम लिखेंगे, 0 0 तुमको मन है काट दो, बचेगा क्या? 4/5। ये अभी बटा में ही निकालें, बटा में 4/5 आया, ये भी 4/5 आया। अनुपात में लिखने के लिए बटा में निकाल लेते हैं, और फिर अनुपात का मतलब ऊपर वाला को सेम पहले लिखते हैं, पहले ऊपर वाला होता है तो पहले इसको लिखेंगे, और फिर ये बटा का चिन्ह है, बटा का जगह अनुपात का चिन्ह देंगे। अनुपात में ना मांग रहा है, अनुपात का चिन्ह देंगे, ये अनुपात का चिन्ह है, और जो नीचे उसके बगल में लिखेंगे। बटा और अनुपात में लिखने का यही तरीका, ये बटा का है, ये अनुपात का है, और कुछ नहीं है। बटा अनुपात में कोई अंतर ही नहीं है, बात दोनों सेम है, एक बटा में रहता है, एक अनुपात में रहता है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सबको समझ में आया? इस चीज को नोट कीजिए आप लोग, अच्छा से नोट कीजिए। अगर किसी को आगे डाउट होगा, हम पढ़ा रहे हैं तो डाउट रहने नहीं देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत हो, लेकिन जो बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया ध्यान से देखिए, डाउट रहेगा ही नहीं। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। ये अनुपात और बटा समझे, अनुपात क्या है, बटा क्या। राशियों की तुलना जो चैप्टर है, पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, बेसिक देखने के बाद तो मैथ तो जानता ही है, सब बन जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन बेसिक बरियार करना, मैथ बन जाएगा। तो ये दोनों आप हम लोग अभी क्या समझे? एक अनुपात समझे, एक बटा समझे, इसको अच्छा से नोट कीजिए आप लोग। फिर देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अनुपात और बटा समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे, इसमें थोड़ा सा समझते ही है प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? नाम बहुत सुना होगा लेकिन आता कुछ नहीं है। प्रतिशत है क्या? प्रतिशत कुछ नहीं है, किसी भी चीज को, जैसे कि तुम लोग अभी हम बता रहे थे कि तुम लोग 50 नंबर का हम टेस्ट लिए, और तुम लाया कितना? 40। ये तुम लाया है, और परीक्षा कितना का था? 50 का था। परीक्षा कितना का था? 50। परीक्षा 50 का था, और जो हमारे क्लास में फर्स्ट लाया है कोई भी लड़का, वो 40 लाया है। तो एक एग्जाम लिए जो 50 नंबर का है, और लड़का लाया है 40 का। इसमें तुमको क्या अभी पूछ देता कि बटा इसका निकालिए, बटा कितना लाया, अनुपात बताइए अनुपात कितना वो लाया। दो चीज़ तो हम समझा दिए। अब इसका सीखेंगे
कि एक लड़का 50 नंबर का परीक्षा दिया है और लड़का 40 नंबर लाया है, तो कितना प्रतिशत वो प्राप्त किया। एक नाम आता है प्रतिशत, और कोई भी लड़का नजरअंदाज नहीं करना, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। अब जो चीज हम समझा रहे हैं शायद ही कोई समझाएगा। प्रतिशत एक नाम आता है, प्रतिशत। इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका क्या है? अनुपात निकालने का तरीका क्या था? पहले बटा निकाल लीजिए, बटा निकालने के लिए सिखा ही दिया। बटा निकालिए और फिर अनुपात निकाल के बगल में अनुपात कर दिए। बटा निकालने का, अनुपात निकालने का तरीका क्या था? पहले बटा निकाल लीजिए। मान लीजिए 4/5 है, 4/5 था, इसको अनुपात में लिखना था, 4 लिखेंगे पहले, आई बटा की जगह अनुपात में अनुपात ऐसे लिखेंगे 5। यही ना बताया अभी, ये समझ गए अनुपात और बटा तो समझ गए, प्रतिशत कैसे निकलेगा? तो प्रतिशत भी निकालने का वही तरीका है कि पहले कोई भी चीज को अनुपात निकालना हो तो पहले बटा में चेंज करेंगे, तब अनुपात निकाल लेंगे। प्रतिशत निकालना हो तो पहले उसको बटा में लाएंगे, फिर प्रतिशत निकलेगा। देखिए, इस दुनिया में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में चाहे 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, चाहे 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 50 अरब हो, कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। 100% से ज्यादा, 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान देना। चाहे 1 रुपया भी है तो 100% है, और 50 अरब भी है तो 100%, उससे ज्यादा हो नहीं सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। कोई भी आदमी को कहा गया कि अपने आप में कोई भी इंसान कम नहीं समझता है। जो इंसान को इतना नॉलेज है वो भी कह रहा है हमको बहुत नॉलेज है, मतलब 100%। कोई इंसान का इतना नॉलेज, मात्र इतना नॉलेज छोटा सा, तो ऊपर व्यू कर रहा है हमसे ज्यादा तेज कोई नहीं है। यानी कि वो अपने आप में क्या कहना चाह रहा है कि हम पूरा 100% एकदम परफेक्ट लड़का है, 100% एकदम हमको नॉलेज है। जबकि वो जान कितना रहा है? इतना ही जान रहा है, लेकिन अपने आप को तुम लोग भी कहता है ना कि हमसे बढ़िया कोई नहीं। यानी कि अपने आप में हर व्यक्ति कहता है हम 100% है। अगर किसी के पास इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है, फिर भी वो भी लड़का वही कहेगा कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, यानी कि वो भी क्या कर रहा है? 100% है। वो भी क्या कर रहा है? 100%। इसका नॉलेज इतना था तो ये भी कर रहा है हमसे ज्यादा कोई नहीं जान रहा। इसका नॉलेज इतना है फिर भी ये कर रहा है 100% हमारा है, मतलब हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो बताओ, इसको अब कुछ देर के लिए गोला को तुम भूल जाओ, तो ये भी 100% कर रहा है, ये भी 100% कर रहा है, तो ये दोनों में अंतर क्या है? बताओ, ये दोनों में फिर अंतर क्या रह गया? ये छोटा वाला का हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मतलब 100%, 100% से ज्यादा दुनिया में कुछ नहीं होता, यानी 100% इसको नॉलेज है। एक को ज्यादा भी दिमाग था, बड़ा तेज भी रहा है, तू भी कर रहा है हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, यानी कि तुम भी ले लो 100%, तुम भी पूरा नॉलेज है तुम्हारे पास। अब कहना है हमारा कि इस गोला, ये गोला छोटा है, ये गोला बड़ा है, इस गोला को हटा दो, इस गोला को भी हटा दो, काट दिए, तो ये बचा क्या? 100%। इधर क्या बचा? 100%। तो साला ये भी 100% है, ये भी 100% है, दोनों में अंतर क्या रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। इसका मतलब है 2 रुपया भी अपने आप में क्या है बाबू? 100% है। अब 5 करोड़, 5 करोड़ मान लो, 50 अरब मान लो, 5 करोड़ भी अपने आप में क्या है? 100% है। कोई किसी से कम नहीं। हम यही समझाना चाह रहे थे, ये अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है, उससे ना ज्यादा होता है ना उससे कम होता है, अपने आप में 100% वो मानता है। अगर इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो करिए। तो आप लोग को बात समझ में आया? एक बटा बताया, एक अनुपात बताया। अब हम लोग प्रतिशत में चल रहे हैं। प्रतिशत ही होता है 100%। ये चिन्ह होता है प्रतिशत का, प्रतिशत को शॉर्ट में ऐसे चिन्ह देते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत अगर कोई निकालने का कि एक लड़का परीक्षा में 50 नंबर का परीक्षा था जिसमें वो 40 नंबर लाया, तो बताइए कि वह कितना प्रतिशत प्राप्त किया। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो कितना प्रतिशत प्राप्त किया, तो फिर हम पहले प्रतिशत निकालने से पहले इसको बटा में चेंज करेंगे। तो बटा में चेंज करने का क्या तरीका है? जितना लाया उसको ऊपर, लाया कितना है? 40, और कुल परीक्षा बटा के चिन्ह देंगे। बटा में चेंज करना है तो बटा के चिन्ह, और कितना नंबर का था? 50 नंबर का, उसको रखेंगे नीचे।
इतना करने के बाद प्रतिशत का एक नियम है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुना करना। प्रतिशत में बदलने के लिए ये अभी क्या चीज में है, अभी ये क्या चीज में निकाले हैं, बटा में निकाले हैं। क्या चीज में निकाले हैं, बटा में निकाले हैं। अभी इसको बटा कर सकते हैं कि बाय बटा है, लेकिन इसको निकालना क्या चीज में है, प्रतिशत में। अब प्रतिशत में किसी भी चीज को बदलने के लिए, किसी भी बटा को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुना करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर इस 100 से गुना करके काट उठ दिया, जो आंसर आया वो जान लो प्रतिशत में आ जाएगा। क्या चीज में आएगा, प्रतिशत में। 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। कोई भी बटा को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब इसको आप मन है तो काट दीजिए, क्या कर सकते हैं, 50 दूनी 100, इसको काट के आइएगा तो कितना, 40 दूनी 80। अभी बटा में है कि अनुपात में, अरे गधा ये अब प्रतिशत में आया, प्रतिशत में। क्यों, क्योंकि 100 से गुना कर दिए। ये अब कितना प्रतिशत हो गया, 80। 80 खाली नहीं बोलेंगे, 80%, प्रतिशत का ही चिन्ह देंगे। अब ये प्रतिशत में चेंज हुआ, प्रतिशत ऐसे निकाला जाता है। कोई भी चीज को प्रतिशत में निकालने के लिए पहले बटा में उसको चेंज करेंगे। अगर यहाँ क्वेश्चन था कि एक लड़का का 50 नंबर का एग्जाम था जिसमें वो 40 नंबर लाया, बटा में तो दिया नहीं था, तब पहले इसको बटा में चेंज किए। ये बटा में चेंज किए 40/50, लेकिन हमको तो प्रतिशत में चाहिए, तो प्रतिशत में किसी भी बटा को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना करिएगा, काटिए छाटिएगा तो इतना आया। कितना प्रतिशत, 80%। पहले से कोई चीज बटा में दिया हो, जैसे 3/5, ये आपको दे दिया, ये आपको दे दिया, इसको कहेगा आपको प्रतिशत में चेंज कीजिए। ये आपको दे दिया कि बाबू एक है 3/5 एक संख्या है, इसको प्रतिशत में चेंज करके दिखाओ, तो भाई इसको हम बटा में क्या चेंज करेंगे, बटा में तो पहले से है, तो बस प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुना। अब इसको काट दीजिए, 20/5 100 60%। पहले से बटा में 100 से गुना कीजिए, प्रतिशत में आ गया। आ रहा है सबको समझ में। किसी भी चीज को प्रतिशत में चेंज करना, दे दिया 3/5, इसको बोला प्रतिशत में चेंज करना है, तो ये ऑलरेडी बटा में पहले से दिया हुआ है, तो इसको 100 से बस गुना कर देंगे, काट उठ के जो आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। सीधा है, प्रतिशत का चिन्ह देना है, 60 खाली नहीं लिख सकते, प्रतिशत, ये 60% है। सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत हो रहा है, इसको नोट कीजिए बढ़िया से, इसको नोट कीजिए प्रतिशत में चेंज कैसे किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, एक आध टॉपिक आओ। अभी बटा पढ़े, अनुपात, 1% पढ़े, फिर देखते हैं एक देखते हैं छूट। छूट क्या होता है, हर एक चीज हम लोग पहले पढ़ लेंगे फिर मैथ बनाएंगे। छूट, छूट, छूट को ऐसे हम लोग अति बोलते हैं, बट्टा। बट्टा, अभी बटा बता रहे थे, वो बटा था 3/5 है, ये 6/3 वो बटा था, ये बट्टा है, इसका नाम है बट्टा। बट्टा छूट एक ही को कहते हैं। बटा बट्टा में अंतर है, बट्टा और छूट एक ही चीज है। छूट तो तुम लोग समझ रहा होगा, बाजार जाता होगा, कहेगा कि कोई सामान मान लो तुमको लेना है, तुम केक लेने गया, क्या लेने गया, केक। अगला दुकानदार से तुम पूछा कितना का केक है, तो वो बोला कि, तो नहीं तो ऐसे छिछोहर आदमी, मान लो कि 500 रुपया बोला, 500 का केक है भी, तो तुम लोग कहेगा नहीं महंगा, कितना में चाहिए, तो तू कहेगा 200 में, तो लतिया के भगाइए देगा, ज़्यादा कम रेट कर दिया, मतलब वो कहेगा नहीं 200 में नहीं, हम 400 में देंगे। केक था 500 का, लेकिन वो कहा कि 400 से नीचे में नहीं देंगे, इसी को छूट कहते हैं। केक कितना का था, 500 का, लेकिन वो देने के लिए रेडी हो गया कितना पे, 400 का, तो छूट कितना दिया, घटा देंगे। देखो छूट उसको कहते हैं, बढ़िया समझिएगा आप लोग, छूट या बट्टा हम उसको कहते हैं। थोड़ा कोई भी चीज का डिफिनीशन लिखने के पहले उसको थ्योरेटिकली समझिए। डिफिनीशन तो अपने याद होता है, डिफिनीशन का क्या रटना है, छूट बट्टा बाद में देखेंगे कि इसका परिभाषा क्या होगा। पहले ये समझिए कि केक था कितना का, 500 का था। 3 नाम आप लोग अभी सीखिए थोड़ा सा,
तीन नाम थोड़ा सा सीखिए। एक नाम होता है जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है? तीनों नाम पे ध्यान दीजिएगा। अंकित मूल्य एक होता है, एक होता है विक्रय, एक मिनट, एक होता है विक्रय, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक और नाम है, इसका भी काम नहीं है लेकिन लिख लीजिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ये तीन नाम पे ध्यान देना है। ये तीनों नाम पे ध्यान देना है। थोड़ा इधर देख लो। देखिए अंकित मूल्य किसको कहते हैं, बढ़िया समझिए। छूट बाद में समझेंगे, छूट बट्टा, पहले नाम देखिए कि आखिर है अंकित मूल्य क्या। अंकित मूल्य हम उसको कहते हैं कि तुम अभी मार्केट गया, केक का रेट पूछा, केक का रेट कितना बताया बाबू? 500 रुपया। वो लिख के रखा था, केक पे लिख के रखा था, या वो अपने बोला कि नहीं ये केक 500 का है। जितना लिखा हो या जितना दुकानदार बोला उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। तुम किसी चीज का रेट पूछ रहा है कि कितना का है, तो जो दुकानदार बोलता है कि इतना का है उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। जैसे केक का रेट 500 बताया, उसको अंकित मूल्य कहेंगे। अंकित मूल्य ऐसा मूल्य जो उस पर लिखा हो या दुकानदार अपने मुंह से बोल रहा हो कि इतना का है। वो बाद की बात है कि छूट देगा कितना, ये देगा कितना। वो लिखा था 800 का, अगर तो 800 उसका अंकित मूल्य हुआ। समझ गया? अंकित मूल्य का मतलब क्या? अंकित मूल्य का मतलब जो दुकानदार बोल रहा है, या जैसे जींस तुम लेने गया, तुम लोग देखता होगा मिठाई में तो नहीं लिखा हुआ केक में रेट। जींस तुम लेने जाता था, लिखा रहता 599, लिखा रहता है 1199, लिखा रहता है। जो लिखा है उस पे उसको अंकित मूल्य कहते हैं। जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य उसको कहते हैं जो लिखा होता है। अब विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य उसको कहते हैं, समझिएगा बढ़िया से, अभी डिफिनीशन बनेगा, मजाक में लीजिएगा तो आप खुद समझिएगा भाई। अंकित मूल्य हम उसको कहते हैं जो लिखा होता है सामान पे, कपड़ा पे, जो भी आप ले रहे हैं, या दुकानदार अपने, जो लिखा नहीं हो तो दुकानदार बताएगा कितना का है, उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य का मतलब जो लिखा है, इतना लिखा है चाहे इतना लिखा है, ये अंकित मूल्य। अब एक नाम आता है, देखिए, अब दुकानदार तो लिखा भाई 599 का है, चाहे 1199 का, अंकित मूल्य। लेकिन दुकानदार इसको कहा, तुम कहा कि नहीं बहुत महंगा है, 1199 का ऐजा है, 1200 रुपया का। तो दुकानदार कहा अरे इतना का टेंशन क्या ले रहे हैं, हम छूट देंगे ना आपको, कम करेंगे, कम कर देंगे, कुछ लेना है तो बोलिए। तो तुम कह दिया क्या कि नहीं इसको 400 रुपया देंगे। 1200 जो लिखा है उसको कितना देंगे? 1200 जो लिखा है उसको कितना देंगे? 400। तब उसके मन पे अगर दे दिया तो ठीक है, लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं 400 में हो नहीं सकता है। ऐसे भी तुम लोग लेवे जाएगा 1200 की चीज तो 300-400 बोलेगा, तुम लोग नियर आदमी रहेगा तो या तो भगा देगा, नहीं तो कहेगा कि रुको। तो तुम लोग कम कराएगा तो मान लो 400 कहा, फिर तुम कहा नहीं 500 देंगे, तू कहा नहीं 500 में होगा, 800 रुपया दे दो। तुम 800 पर तैयार हो गया, कितना पर लेने के लिए तैयार हो गया? ऐसा मूल्य जिस पर तुम लेने के लिए उसको तैयार हो गया, खरीदने के लिए तैयार हो गया। मान लो तुम खरीदने के लिए 800 रुपया पर तैयार हो गया, 800 रुपया पे तैयार हो गया। जिस पर तुम उसको खरीदने के लिए तैयार हो गया उसी को कहते हैं क्या? अब इतना पे तुम खरीद लिया, खरीद लेने का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब बिकने, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला रेट, बेचने वाला रेट, बेचने वाला रेट। समझ रहा है? विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? जितना वो सामान बिका, बेचने वाला रेट। वो बोला था जरूर 1200 रुपया, लेकिन वो बेचा कितना पे? 800 रुपया पे माना, तो उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। मतलब बिका कितना पे वो कपड़ा? बिका हुआ 800। अच्छा तुम कहेगा तो क्रय मूल्य क्या है? देखो विक्रय मूल्य किसके लिए हुआ? दुकानदार के लिए। कौन बेचा? दुकानदार बेचा। बेचा कौन? दुकानदार। तो उसके लिए होता है विक्रय मूल्य कि हम इतना पर बेचे। विक्रय का मतलब ही होता है बेचना, विक्रय का मतलब ही होता है बेचना। तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य क्या रहा? तो दुकानदार से पूछेगा आप कितना पे सामान बेचे हैं, यानी कि आपका विक्रय मूल्य क्या है, तो क्या बोलेगा? 800 पर बेचेंगे, बेचे हैं। अब तुम पूछेगा क्रय मूल्य, अच्छा जो खरीदा हम दुकानदार से लिए, हमसे कोई आगे पूछेगा कितना में खरीदें,
तो क्रय मूल्य इसी को कहते हैं। क्रय मतलब खरीदना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। तो दुकानदार तो 800 में बेचा, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हुआ 800। हमारे लिए भी तो हम खरीदे दुकानदार से कितना में? 800 में खरीदे। दुकानदार से हम कितना में खरीदे? 800 में खरीदे। तो क्रय मूल्य भी कितना हुआ? 800 हुआ। क्रय मूल्य भी कितना हुआ? अब तुम कहेगा विक्रय मूल्य भी बराबर हुआ, क्रय मूल्य भी बराबर हुआ। अरे गधा, विक्रय मूल्य का मतलब हुआ कि दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य क्या रहा? तुम बेचा, दुकानदार बेचा? दुकानदार बेचा। दुकानदार कितना में बेचा? 800। विक्रय तो विक्रय मूल्य हुआ, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तुमसे कोई पूछा कि क्रय मूल्य क्या हुआ, या तुमसे कोई पूछा कितना में खरीदे, तो तुमको तो दुकानदार जितना में बेचेगा उतने में तुम खरीदेगा। तो दुकानदार कहेगा 800 में हम बेचेंगे, तो कहेगा हम 200 देंगे, तो 2-4 थापड़ देगा ना करेगा। दुकानदार 800 में बेचा और तुम खरीदेगा भी उतना में, जितना में वो बेचेगा उतना में खरीदेगा। तो तुम्हारे लिए खरीदने वाला रेट कितना हुआ? 800 रुपया। यही है अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तीनों हम लोग समझे भी कि अंकित मूल्य जो रेट लिखा है, और जो नहीं लिखा है ये दुकानदार अपने मुंह से कहे कि नहीं 1200 में देंगे, 1200 का है। तो अंकित मूल्य आप लोग समझे, विक्रय मूल्य समझे, क्रय मूल्य समझे। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, खरीदा हुआ रेट क्या है। क्रय मतलब खरीदना, मूल्य मतलब क्रय मूल्य, कितना में हम खरीदे। विक्रय मतलब बेचना, कितना में वो बेचा। ये तीनों नाम समझे बढ़िया से। इसको नोट करना है, अच्छा से कर लीजिए, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा अभी बट्टा में, छूट में। छूट कैसे दिया जाता है इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर अंकित मूल्य तो हम बता ही दिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बता ही दिए। छूट और बट्टा समझ रहती है क्या? ये छूट और बट्टा क्या है? दोनों नाम एक ही है। छूट का मतलब होता है, छूट या बट्टा का मतलब, इसको भी समझ के इसका फॉर्मूला बनाते हैं। रटने से फायदा नहीं है, कोई भी चीज समझिए फिर फॉर्मूला अपने बन जाएगा। आप बताइए अंकित मूल्य कितना था? अभी जो हम पीछे समझे, अंकित मूल्य, शॉर्ट में थोड़ा मूल्य लिख देते हैं। अंकित मूल्य मान लीजिए 1199 मतलब 1200 था। अंकित मूल्य कितना था? 1200 रुपया। और बताइए विक्रय मूल्य क्या था? दुकानदार कितना में बेच दिया? विक्रय मूल्य क्या था? 800 रुपया। विक्रय मूल्य कितना था? 800 रुपया। दुकानदार बेचा कितना में? 800 में बेचा। लिखा था 1200 लेकिन बेचा कितना में? 800 में। अब आप ही से पूछेगा, तुम ही गया था बाजार, 1200 के जींस लिखा था और खरीद लिया कितना में? 800 में। तो पूछेगा छूट कई रुपया का मिला? अरे गधा, लिखा है जब 1200, 800 में खरीद लिया तो 400 का छूट मिला। 400 पैसा कमा कि नहीं कमा? यही तो फॉर्मूला है। छूट कितना का मिला? ये अंकित मूल्य था। अंकित, फॉर्मूला रटिए नहीं, फॉर्मूला बनाइए। छूट का मतलब अंकित मूल्य, पूरा अंकित मूल्य 1200 था। अब विक्रय मूल्य, एक मिनट समझिएगा, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य जितना था अब विक्रय मूल्य जितना में वो बेचा, दोनों को घटा दिए तो कितना रुपया का छूट हमको मिला? घटाइएगा ना जी कि कितना रुपया कम किया तुमको, तो तुम कहेगा कि हाँ 400 रुपया कम किया। यही जो कम किया पैसा, यही छूट है। तो बताओ अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे? घटा देंगे। वही क्या निकल जाएगा? छूट निकलेगा। फॉर्मूला को रटिए नहीं। देखिए छूट कैसे निकालेंगे? पूरा जो कपड़ा का रेट था 1200 रुपया, और उसमें से दुकानदार बेच कितना पे दिया? 800 में बेच दिया। तो कितना रुपया तुमको दुकानदार कम किया? कितना रुपया दोनों में कम हुआ? 400 रुपया कम हुआ। यही 400 रुपया आपका क्या है? छूट। तो फॉर्मूला बना लिए हम, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस क्या? विक्रय मूल्य। कितना में बेचा? ये आपका छूट का फॉर्मूला बना। क्या का फॉर्मूला बना? छूट का। छूट बराबर अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लिए तो वो छूट मिला। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको नोट कीजिए आप लोग, इसको नोट कीजिए। फिर आगे बताते हैं, एक आध पॉइंट और बताते हैं जो समझना जरूरी है। इसको भी नोट कीजिए आप लोग।
फिर ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ तक आज क्या पता है, बट्टा, अनुपात, छूट समझे हम लोग, अंकित मूल्य समझे, विक्रय मूल्य समझे, क्रय मूल्य समझे, ये बहुत चीज़ समझें और आगे कल देखेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा बता देंगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। अभी छूट प्रतिशत देखेंगे, छूट प्रतिशत में कैसे निकाला है। अभी तो छूट निकाले थे हम लोग क्या चीज़ में, 1200 रुपया रेट था और 800 में हमको दे दिया, वो बेच दिया कितना में, विक्रय मूल्य क्या था 800 में, अंकित मूल्य क्या था 1200 रुपया, ये था अंकित मूल्य 1200 था, अंकित मूल्य 1200, बेचा कितना में, छूट कितना दिया, अंकित मूल्य में छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, दोनों के घटाएंगे तो कई रुपया का छूट दिया 400 रुपया। अभी जो छूट निकाले हम रुपया में निकाले, क्या चीज में निकाले, रुपया में निकाले। अब तुमको आगे आएगा कि छूट प्रतिशत, कितना प्रतिशत छूट दिया, जो प्रतिशत में पूछेगा कि कई प्रतिशत का छूट दिया, इसलिए एक के बार पढ़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कल भी चलेगा इसमें, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा जो आगे शायद आपका चैप्टर कितना है, 8वां चैप्टर होगा राशियों की तुलना, तो फिर 8.1 स्टार्ट हो जाएगा। पहले बेसिक देखिए, एक बार में गड़बड़ आ जाएगा, आगे देखें छूट प्रतिशत क्या होता है। अभी छूट खाली पढ़ें, अगला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत बताना है कि छूट कितना प्रतिशत छूट दिया। अभी पूछ रहा था कई रुपया का छूट दिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे कई परसेंट का, कई परसेंट, प्रतिशत को परसेंट बोलते हैं, कई प्रतिशत का छूट दिया। तो ये एक ही बार अगर दोनों पढ़ लीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इसको अभी रोकते हैं पेंडिंग में, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आप लोग पूरा घर से ये सब देख के आइए, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, बट्टा क्या, अनुपात क्या है, छूट क्या है, और वहाँ पूछा जाएगा क्लास में। अगर नहीं बताइएगा तब हम तो रहते थे तो छोड़ भी देते थे, भैया रहेंगे तो धोएंगे हिसाब से, कहा कि हम इधर से फोन करके बोलेंगे कि मारिए खूब, ऐसे तो बचने वाला बात तुम लोग के है नहीं। चलिए, तो क्लास 8 इस पर नोट कर लीजिए और शांति बना कर रखिए क्लास में। अगला 9 का पढ़ाते हैं, है ना। चलिए, क्लास 9 का कौन चैप्टर है, मेरे पास किताब नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, आएंगे गांव तो फिर लेकर आएंगे किताब, इसलिए अपने अनुभव पे पढ़ा रहे हैं। उस तुम लोग के पढ़ाए राशियों की तुलना, इसको पढ़ा रहे हैं। किताब थोड़ा रहता है तो देखते हैं कि लड़का को क्या जरूरत है। अभी हम तुम लोग के ज़्यादा भी हो सकता है पढ़ा दे रहे हैं तुम लोग के लेवल से ज़्यादा, ऐसे किताब रहता तो देखते हैं तुम लोग के लेवल क्या है, क्वेश्चन किस लेवल का, तो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये छूट प्रतिशत पढ़ाना है, तुम्हारा किताब में है छूट प्रतिशत की नहीं है पता नहीं है, छूट प्रतिशत थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है। छूट कितना रुपया का छूट मिला यहाँ तक सही है, छूट प्रतिशत थोड़ा बड़ा हो जाता है। अभी किताब नहीं है तो पता नहीं, लेकिन हम पढ़ा देंगे तुम लोग के सब हो जाए। और किताब देख के थोड़े पढ़ाना है, किताब रहेगा तो तुम लोग के लेवल से पढ़ाएंगे, क्या लेवल है, नहीं तो पूरा पढ़ा दें, बनना तो है, ज़्यादा हो जाएगा लेवल तो भी दिक्कत है, हार्ड लगने लगेगा तुम लोग के। क्लास 9 का क्या बोले थे, कौन सा चैप्टर, रेखा एवं कौन सा है ना। क्लास 9 का चलो हम लोग देखते हैं आज, रेखा एवं कोण। सब लड़का बढ़िया से ध्यान दीजिए, नौमा में आप लोग चल गए हैं, रेखा एवं कोण। चलिए हेलो, चलिए क्लास 9 देखते हैं, रेखा एवं कोण। ये तुम लोग तो बताएं 8वां 7वां में जब था तो लोग तुम लोग को ये सब समझा रहे थे, लेकिन 9th में गया तो थोड़ा लेवल इसका बढ़ा है, और तुम लोग 9वां में गया, तुम लोग मजाक में तो लेना नहीं, क्योंकि हम जहाँ तक कहते हैं कि 9वां का जो बैच है वो 10वां का, 9वां का जो मैं तो 10वां का लेवल से भी हार्ड है 9th का, इसलिए आप लोग मजाक में नहीं लीजिएगा। पूरा हम आपका बिहार बोर्ड BSEB, बिहार BSEB के द्वारा हम, मतलब बिहार बोर्ड का मैथ बता रहे हैं, इसी को NCERT भी बोलते हैं,
और एनसीईआरटी का मैथ अगर हमसे पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत ही होने वाला नहीं। तो रेखा और कौन समझेंगे, बढ़िया समझेंगे। जो आप लोग पहले मजाक किए, रेखा इतना अच्छा समझाएं, कौन समझाएं, लेकिन अब मजाक नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगला साल आप लोग बोर्ड दीजिएगा, मतलब 10th में रहिएगा, उसके बाद बोर्ड दीजिएगा। तो अगर अभी से आप लोग ध्यान देते हैं तो 10वां का मैथ आपका बच्चा से भी हल्का लगेगा। अगर 9वां हमसे पढ़ लें तो 10वां कुछ है ही नहीं मैथ। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए, मजाक में नहीं लीजिए। ये भी एक ज्यामिति का पाठ है। ये जो चैप्टर है ज्यामिति है, ज्यामिति, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री जो कि कोई नहीं तुमको पढ़ाएगा, कोई भी टीचर रहे, ज्यामिति और शायद ही कोई पढ़ाएगा। अभी तक तो तुम लोग हमारे बताने से पहले पता नहीं था कि रेखा क्या है, कौन क्या है। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए, इसको मजाक में नहीं लीजिए। हम ऐसा चैप्टर उठाए हैं जो अपने आप में हार्ड भी है, अगर हमसे सही से पढ़ेगा तो हार्ड भी नहीं, नहीं तो अब हार्ड भी बहुत है, इसलिए लोग नहीं पढ़ाता इसको। ये पढ़ाएंगे त्रिभुज, पढ़ाएंगे चतुर्भुज पढ़ाएंगे, जो लोग पढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि हार्ड हो जाता है चैप्टर। अगर पढ़िएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा। इसलिए इस चैप्टर पे ध्यान दीजिए। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रेखा एवं कोण। चलिए देखते हैं। रेखा एक नाम आता है इसमें, इस चैप्टर में एक नाम है रेखा। तो रेखा है क्या, इसको समझेंगे पहले। एकदम नीचे से उठ के ऊपर लेवल पे हम लोग चलेंगे, मजाक में लेना नहीं है। रेखा क्या है, और टेस्ट जैसे हम लेते थे, भैया को भी बोलेंगे उसे टेस्ट लेना है। अगर कोई भी टेस्ट में स्कोरिंग खराब किया तो उसका सूचना उसके गार्जियन तक जाएगा बाद में, ताकि मेरा शिकायत नहीं होगी हम क्या पढ़ाएं। आप लोग नहीं बनाइएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा, डाउट नहीं पूछिएगा, ये हमारा गलती नहीं है। आपका पूछना काम है, हमको हर हाल में समझाना काम है। अगर तुम हमारे पास नहीं समझते हो तो हम गारंटी देते हैं तुम किसी के पास नहीं समझोगे। तो रेखा इसको कहते हैं। रेखा इंसान बताता नहीं है कि रेखा क्या है। रेखा क्या है, सिंपल परिभाषा को रटिए, नहीं कि लिख दिए परिभाषा नोट कर लीजिए, रट जाइए। मैथ है ये बाबू, मैथ। मैथ को रटना नहीं है। रे हमको, हम क्या रटे हुए हैं, रेखा क्या, कौन क्या, दुनिया में मैथ में इतना परिभाषा है, रटते रटते मरना है क्या। इसलिए इसको समझना है। रेखा हम उसको कहते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी दूरी। देखिए ऐसा रेखा दिखता है कि नहीं दिखता है, रेखा ऐसा दिखता है। और बाद में इसका बढ़िया से बताएंगे कि रेखा रियल में होता कैसे, लेकिन दिखता ऐसे, रेखा दिखता ऐसा ही है। लेकिन आखिर इसका परिभाषा क्या हो सकता है। परिभाषा ये हो सकता है, जहाँ ये रुका मान लो तो यहाँ भी एक बिंदु होगा कि नहीं होगा, और जहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ भी एक बिंदु होगा कि नहीं होगा। सोचिए गौर से, होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी एक बिंदु होगा, लास्ट में भी एक बिंदु होगा, जहाँ रुकेगी वहां भी एक बिंदु होगा। हाँ तो हम लोग चलिए रेखा देख रहे थे, रेखा देखते हैं। रेखा क्या है, बढ़िया समझिएगा। रेखा देखिए, रेखा फॉर्मूला, ये रेखा उखा का कोई भी चीज़ का परिभाषा रटना नहीं है। इसको पहले अपने को समझना है। समझना ये है कि रेखा हम उसको कहते हैं, देखिए हम आप लोग को पहले भी बताए थे कि रेखा हम उसको कहते हैं, इसको भी छोड़िए, रेखा में आप लोग कहिएगा तीर का निशान रहता है, वो बाद में देखेंगे। रेखा हम उसको कहते हैं, एक सिंपल सी फॉर्मूला, सिंपल सा उदाहरण। रेखा हम उसको कहते हैं दो बिंदुओं, देखो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक निश्चित दूरी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक निश्चित दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। इसी को रेखा कहते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि रेखा में तो तीर का निशान रहता है, बात सही है, लेकिन दो बिंदु को मिलाने वाली एक दूरी, एक सीधी दूरी, एक सीधी दूरी को क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे।
अब कैसे दो बिंदु को जो भी मिलाता है वो एक सीधा दूरी होता है। अब दोनों का यहाँ है एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, तो ये सीधा दूरी है। आप कहिएगा नहीं एक बिंदु यहाँ रखते हैं एक बिंदु यहाँ रखते हैं तो सीधा दूरी होगा। हाँ, दो बिंदु के अगर तुम कहीं भी मिलाएगा तो वो हमेशा सीधा होगा। कहाँ भी कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, तुमको मन है कि नहीं वो यहाँ रखो, मिला लो, सीधा, हमेशा सीधा होगा। दो बिंदु को तुम कहीं भी रखेगा तो वो हमेशा एक सीधी दूरी होता है। हाँ, कहिएगा तीन बिंदु, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो ये सीधा दूरी नहीं हो सकता। मिलाइएगा तो दूरी सीधा लग रहा है। लेकिन दो बिंदु को आप किधर भी मिला लीजिए, किधर भी, वो हमेशा सीधा दूरी होता है। तो रेखा का एक परिभाषा है, आप लोग का परिभाषा भी लिखाएंगे हम, लेकिन परिभाषा रटना नहीं है, उसको समझना है। और हम तो कई परिभाषा बता सकते हैं और बताते हैं, आप लोग समझिए। रेखा का एक परिभाषा है कि दो बिंदु हुआ, ये दो बिंदु हुआ शुरू का और अंत का, दो बिंदु को मिलाने वाली एक सीधी दूरी। अब कहिएगा इसको दूरी का है कर, अरे तो ये भी मानिए एक दूरी है ना, मान लीजिए 2 मीटर है, इसका लंबाई कितना है 2 मीटर है। मान लीजिए यहाँ कोई आदमी खड़ा था और ये आगे जा रहा है कहाँ तक, यहाँ तक, ये दौड़ किधर गया, हम बोल रहे हैं कई मीटर का है 2 मीटर का, तो आदमी 2 मीटर चलेगा कि नहीं, यहाँ से चलेगा यहाँ आएगा तो कई मीटर होगा, 2 मीटर होगा। तो वही ये बात है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली परिभाषा है, परिभाषा भी लिखिए, नहीं परिभाषा हम लिखा देंगे अंत में, अभी समझिए। दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ये आगे जाएगा, रेखा का निशान में थोड़ा तीर का निशान होता है, वही बताएंगे क्यों होता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दीजिए, सीधी दूरी का मतलब है दो बिंदु कहीं भी आप रख लीजिए, उन दोनों को जब आप मिलाइएगा तो हमेशा सीधा ही बनेगा। एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, आप इसको मिलाइएगा तो एक सीधा ही बनेगा, सीधा दूरी। एक यहाँ रख लीजिए, चाहे इधर रख लीजिए, इसको मिलाइएगा तो सीधा ही होगा, दिख रहा सीधा है, एकदम सीधा रहेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु को कहीं से भी आप मिलाइएगा तो वो सीधा ही रहेगा। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ये भी रेखा है, एक डिफिनीशन, एक परिभाषा इसका हुआ। और देखिए, और रेखा का परिभाषा हम लोग बना सकते हैं, जैसे क्या, एक बिंदु आप लीजिए, एक बिंदु, सब बच्चा बढ़िया से ध्यान देगा, तो बाद में बड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिए, है ना। जैसे एगो बिंदु लीजिए, फिर बिंदु लीजिए, सटा के थोड़ा लीजिए, फिर सटाइए, सटाइते जाइए, सटा बराबर बराबर, है ना। यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बहुत बिंदु, है ना। तो आप गौर से देख रहे होंगे कि जब सब बिंदु, बहुत सारा बिंदु लिए और सबको एक दूसरे से सटा दिए, तो ये भी देखने में कैसा लग रहा है, एक रेखा की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ, एक रेखा की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसे छोटा बिंदु मिला रहे हैं तो रेखा की तरह लग रहा है कि नहीं। तो एक परिभाषा यहाँ से भी बन सकता है। लेकिन अच्छा ये बताओ, बिंदु का अंत है क्या, कितना बिंदु हमको पता है, और हो सकता है, और ले लो, जितना तुमको इच्छा हो, जितना तुम, जिस चीज को हम गिन नहीं सकते कि कितना बिंदु है, तो उसको क्या कहते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, कितना बिंदु है हमें पता नहीं है, कोई पता ही नहीं है, अनंत बिंदु, कितना बिंदु, अनंत बिंदु। तो ये बात जान लीजिए, अनंत, ये भी एक परिभाषा बन सकता है। अनंत बिंदुओं के मिलने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसको भी हम क्या कहते हैं बाबू, रेखा कहते हैं। ये भी दूसरा परिभाषा हो सकता है, परिभाषा बहुत हो सकता है, लेकिन एक लिखा देंगे। और कभी परिभाषा को रटना नहीं, समझिए कि परिभाषा बना कैसे है, आखिर ऐसा बना कैसे। देखिए, फिर और आगे इसको बढ़ाइए, और मान इधर बढ़ा दीजिए, बिंदु का सटा के इसको भी बनाइए, तो एकदम अनंत बिंदु है कि नहीं। तो अनंत बिंदुओं को मिलने से जिस चीज का निर्माण होता है उसको भी क्या कहते हैं। अभी तीर का निशान क्यों दिए, तुम कहेगा तीर का निशान क्या दे रहे, और बिंदु और बढ़ाइए, और बिंदु बढ़ाइए, और बढ़ाइए, मतलब ये बढ़ सकता है, ये आगे और ले जा सकते हैं, और इसको ले जाइए, और ले जा सकते हैं, इसको क्या चीज से निशान देते हैं, तीर से, मतलब ये और आगे इधर बढ़ सकता है, इधर भी आगे बढ़ सकता है, इधर भी तीर का निशान देंगे। और इधर क्या है, रेखा में तो जितना ज्यादा जा सकता है, रेखा का, इसका भी एक परिभाषा बन सकता है, अनंत बिंदुओं के मिलने से
जिस आकृति का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ये दूसरा परिभाषा है। एक और परिभाषा इसको बना सकते हैं, छोड़ दे और बना देते हैं। चलो देखते हैं, बनाने का प्रयास जारी है ना। देखिए, और इसका क्या परिभाषा बन सकता है? ये तीर का निशान है ना, और 2 बिंदु बढ़ा दें। मन है आपका कि नहीं, आओ बढ़ा 2 बिंदु आओ, मतलब ये तीर और आगे बढ़ सकता है, इधर भी आगे बढ़ सकता है। तो एक परिभाषा ऐसा भी बन सकता है कि नहीं, कि ऐसी रेखा या ऐसी सीधी दूरी जिसका एक बिंदु ये लास्ट बिंदु कौन है? ये। और लास्ट बिंदु यहाँ कौन है? ए। अभी जो इस चित्र में जो है इसका लास्ट बिंदु कहाँ है? ये। इसका लास्ट बिंदु कहाँ है? यहाँ। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी सीधी दूरी जिसका दोनों बिंदु, ये बिंदु और ये शुरू वाला और अंत वाला, दोनों बिंदु निश्चित नहीं हो। दोनों बिंदु क्या हो? निश्चित नहीं हो, मतलब ये भी और आगे बढ़ सकता है, ये और आगे बढ़ सकता है। ये भी एक परिभाषा हो सकता है। ये भी एक परिभाषा हो सकता है कि नहीं? अभी देखो ये यहाँ है, अभी कहाँ है? ये एक रेखा का निशान है। अब कहेगा नहीं इतनी को कहा है आओ बढ़ा, तो लो भाई आओ बढ़ा। ये कर रहा है, तीर क्या कर रहा है? हम आओ आगे जाएंगे। ये भी तीर क्या कर रहा है? हम और आगे जाएंगे। ये तीर क्या कर रहा है? हम और आगे जाएंगे। ये भी तीर कर रहा है, हम और आगे जाएंगे। कर रहा है सब, तो मतलब इसका अंत ही नहीं कि कहाँ तक जाएगा। तीर जब तक है तब तक रेखा है, और रेखा है तो तीर रहना ही है। और तीर अगर है इसका मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। तो इसका एक परिभाषा बन सकता है कि ऐसी सीधी दूरी जिसके दोनों बिंदु मतलब शुरू वाला और अंत वाला दोनों बिंदु निश्चित नहीं हो कि कहाँ तक जाएगा। दोनों बिंदु क्या हो? निश्चित नहीं हो, वो अंत है, अनंत है, कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। तो ये भी एक परिभाषा। तीसरा परिभाषा ये है कि ऐसी सीधी दूरी जिसकी दोनों बिंदु निश्चित नहीं हो। दोनों बिंदु निश्चित नहीं हो। क्यों निश्चित नहीं हो? क्योंकि इसके रेखा में तीर का निशान होता है, ये अनंत है। तो इसको आप एक परिभाषा लिखिए। तीनों समझे? 3 डिफिनीशन है, लेकिन अपने को इतना से मतलब नहीं है। एक लिख लीजिए, रेखा लिखकर डैश दीजिए। आप रेखा लिखकर डैश दीजिए, और हल्का में जो सबसे हल्का लग रहा है पहले लिख लीजिए। लिखिए 2 बिंदुओं को मिलाने वाली। देखिएगा 2 बिंदुओं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, 2 लिखिए 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी दूरी को 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी दूरी को हम रेखा कहते हैं। सीधी दूरी को हम रेखा कहते हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। जैसे लिख के नीचे ई उतार लीजिएगा। ई समझ में आया ना सबको? देखिएगा, उतार लीजिए आप लोग इसको। 3 डिफिनीशन है इसका, कोई एक डिफिनीशन ये हम लिखा दिए, लिख लीजिए, है ना। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए इतना कर देते हैं। कहीं लिखा नहीं है 3 परिभाषा, एक परिभाषा बहुत है। अब परिभाषा को रटना नहीं है, कैसे हम बनाइए आप देखिए। अब इसे रेखा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना। थोड़ा समझिएगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति आपको कहेगा कि रेखा का, मान लीजिए ये रेखा है दिया हुआ, और इसका नाम ए दिया है, इस पॉइंट का नाम बी दिया है। आपको बोलेगा कि इसको शॉर्ट में लिख के दिखाओ, या आपको कोई बोलेगा कि ए बी एक रेखा है, इसको छोटा करके दिखाओ, छोटा में लिख कर दिखाओ। जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं तो बड़ा बड़ा मैथ रहता है, लेकिन जब उसको हल करते हैं तो कितना छोटा आंसर आता है? इतना छोटा। 10 आता है, 20 आता है, बहुत छोटा। जबकि मैथ कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। तो वही बात है कि आपसे कोई बोलेगा कि ए बी एक रेखा है, इसको छोटा लिख कर दिखाइए। तो देखिए क्या है, ए बी एक रेखा है। ए बी एक क्या है? रेखा है कि नहीं? इधर तीर का निशान है, इधर भी तीर का निशान है। दोनों सिरा पे अगर तीर का निशान हो इसका मतलब वो रेखा है। तो ए बी एक रेखा है, कोई बोला तो ए बी एक रेखा है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे कैसे? ए बी जो बोला वो नाम दे देंगे। एक क्या है? रेखा है। और रेखा में दोनों सिर पे क्या होता है? तीर का निशान। वो बोला कितना बड़ा बात, ए बी एक रेखा है, ये लिख कर दिखाइए। लेकिन हम कितना छोटा लिख के दिखा दिए? इतना। ए बी एक क्या है? रेखा। ए बी एक क्या है? रेखा है। ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में, मैथ की भाषा है। अब वो मैथ बनाइएगा तो लिखिएगा क्या हिंदी में?
ए भी एक रेखा है, नहीं ऐसे लिखेंगे, ए भी एक क्या है, ए भी एक क्या है, रेखा है। इस शॉर्ट में इसको लिख लीजिएगा, इसको भी, है ना। अभी हम लोग रेखा के बारे में ही पढ़ेंगे, कोण का जब बात आएगा तो कोण के बारे में पढ़ेंगे, अभी रेखा ही चलेगा। इसको नोट कीजिए, इसको करना है, आगे देखते हैं फिर। चलिए इसको देखते हैं आगे। एक नाम है रेखा खंड, एक नाम है क्या, रेखाखंड। हर एक चीज को, जैसे आप लोग 9th में चल गए, इतना छोटा चीज पढ़ाने का नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि आपका पूरा मैथ बनेगा, बेसिक पूरा लेकर चलेंगे। आप अगर 9th का मैथ बना लिए तो 10th कुछ है ही नहीं। अगर आप अभी छोड़ दिए तो सब गड़बड़। अभी आप बढ़िया से पढ़ लिए, 5 साल अभी पढ़िए, 10वां कीजिए, 9th 10th इंटर बढ़िया से, लड़की लोग का क्या है, जॉब हो जाएगा, और लड़का सब भी पढ़ेगा तो सबको भी होगा। लेकिन अगर अभी 5 साल नहीं मेहनत करेगा तो फिर बर्बाद है। आज जो मेहनत करेगा, नौकरी करेगा, मस्त रहेगा। रेखाखंड समझिए क्या है, इसका नाम में ही लिखा है, कभी भी परिभाषा रटना नहीं है, बात को समझना ही मैथ है। मैथ को रटा नहीं जा सकता है, इसको दिमाग से समझा जा सकता है। रेखाखंड, इसको आप देखिएगा तो इसमें नाम एक आ रहा है क्या, रेखा। देखिए रेखा, इसके बगल में क्या आ रहा है, खंड। रेखा जोड़ क्या, खंड, रेखा जोड़ खंड। उस रेखा जोड़, रेखाखंड किसको कहते हैं, रेखा जोड़ खंड को रेखाखंड कहते हैं। तो रेखा किसको कहेंगे, तो रेखा तो अभी आपको हम बताए, रेखा कैसा होता है, दोनों तरफ सिर का निशान हो, उसको क्या कहेंगे, रेखा। और रेखा तो हम चलो बना लिए, लेकिन ये खंड क्या है, तो खंड का मतलब टुकड़ा होता है। तो रेखा के टुकड़ा, तो कहीं से टुकड़ा निकाल लीजिए, मान लीजिए आप कहीं यहाँ से इसको काट के निकाल लीजिए, तो रेखा का टुकड़ा निकाल लिए कि नहीं, इतना को देखिए, रेखा के इतना को टुकड़ा निकाले कि नहीं निकाले, बताइए। रेखा, ये पूरा रेखा था, इसका टुकड़ा कर कितना हम निकाल लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। यही तो कर रहा है कि रेखा खंड हम उसको कहते हैं जो रेखा के टुकड़ा हो गया, रेखा का जो खंड हो गया उसी को तो रेखा खंड। तो रेखा का खंड कौन हुआ, यही ना है। यहाँ से निकाल ले, यहाँ से दोनों का, यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लिए काट के, तो ये रेखा खंड हो गया। क्या हो गया, रेखा खंड। अब ये रेखा खंड कैसे हो गया, अरे गधा, ये पूरा रेखा है, तो रेखा के एक टुकड़ा को तोड़ के हम निकाल लिए, तो इसको रेखा खंड कहेंगे कि नहीं। मतलब रेखा को हम तोड़ के खंड करके निकाले हैं, इसलिए इसका नाम रेखा खंड हुआ। अब कहेगा कि रेखा में तो तीर के निशान था, इसमें है ये नहीं। अरे तो इसमें कैसे रहेगा, ये पूरा रेखा था और तुम इसके बीच से निकाल लिया इतना, तो इसका तो तीर इधर छूट गया, इसका तीर इधर छूट गया, तो यहाँ तीर का निशान है क्या, यहाँ है तीर का निशान, है ही नहीं। तो रेखा खंड में तीर का निशान कोई भी सिरा पे नहीं होता, नहीं इधर होता है नहीं इधर होता है। और तीर का अगर निशान नहीं है, इसका मतलब रेखा खंड आगे बढ़ सकता है क्या, रेखा खंड इधर बढ़ सकता है क्या, नहीं। पूरा समझ में आ गया ना रेखाखंड क्या है। चलिए रेखाखंड का आप लोग परिभाषा लिख लीजिए, रेखाखंड लिखकर डैश दीजिए और लिखिए, लिखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली, रेखाखंड लिखकर डैश दीजिए, लिखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, देखो दो बिंदु है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जिसके दोनों दोनों बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जिसके दोनों बिंदु शुरू और अंत का, जिसके दोनों बिंदु का निश्चित अंत हो, जिसके दोनों बिंदु का क्या हो, निश्चित अंत हो। जबकि रेखा में अंत नहीं था, तीर का निशान, रेखा ऐसा रहता है दोनों सिरों पर तीर का निशान रहता है। तीर का निशान क्या बताता है कि इसका अंत नहीं है, ये भी आगे आगे बढ़ सकता है। ये तीर का निशान क्या बताता है कि आप आगे बढ़ सकता है, इसको तो रेखा कहते हैं। लेकिन रेखाखंड उसको कहते हैं इस पर तीर का निशान नहीं होता है, दोनों सिरा पर तीर का निशान नहीं होता है, यानी कि ये भी इससे आगे नहीं बढ़ सकता है, यहाँ से ये भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जब ऐसा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड हो।
रेखाखंड बोलते हैं। तो रेखाखंड का परिभाषा क्या होगा? दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जिसके दोनों सिरों, जिसके दोनों सिरों का निश्चित अंत हो, जिसके दोनों सिरों का क्या हो? निश्चित अंत हो। निश्चित अंत का मतलब क्या? इससे ही आगे बढ़ नहीं सकता, इससे ही आगे बढ़ नहीं सकता है। तो परिभाषा बढ़िया से लिख लीजिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जिसके दोनों सिरों का निश्चित अंत हो उसे रेखाखंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे, समझ में आ रहा है ना सबको? जैसे में उतार लीजिएगा, रेखाखंड में तीर का निशान नहीं होता है, दोनों बिंदु का अंत हो जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए इसको रेखाखंड बोलते हैं। फिर आगे हम लोग समझाएंगे अगला दिन कि और क्या है, आगे जो बचा है आगे बनाएंगे। मतलब हर एक चीज को पूरा डिटेल में समझते चलना, ये नहीं सोचना है कि अरे यार हम तो रेखा ही सीखे, रेखाखंडे सीखे। नहीं, रेखा हम चाहते तो आपको क्या करते? लिख लो बाबू, सीधा रेखा लिख के कहते डैश दे देना। क्या बोलते? जिसका दोनों सिरों का अंत नहीं हो उसको रेखा कहते हैं। चलो आगे लिखो, रेखाखंड किसको कहते हैं? ऐसा पढ़ाई नहीं होता ना, बच्चा क्या सीखेगा? रेखा पर अगर चर्चा करे तो 10 मिनट उसी पे चर्चा करना है कि आखिर रेखा का कितना परिभाषा दिए। सब एक परिभाषा किताब से देख के लिखा देगा, बच्चा को समझा नहीं पाएगा। किताब से देख के लिखाएगा तो क्या समझाएगा? एक परिभाषा हम क्या किए, एक परिभाषा तुमको सिखाएं, लिखाए नहीं, अंत में लिखाए। एक परिभाषा बनाएं, फिर दूसरा बनाएं, फिर तीसरा बनाएं। हम तो बना रहे हैं ना परिभाषा, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं। अभी रेखाखंड आपको पढ़ा रहे हैं तो यही 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं हम। चाहते तो लिखा सकते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जिसके दोनों सिरों का निश्चित अंत हो उसे रेखाखंड का लिखा के छोड़ देते और जैसे में लिखा देते ही क्या समझे? कुछ नहीं समझे। लेकिन इसको हम क्या किए, रेखाखंड कैसे बना है, फिर इस पर तीर का निशान क्यों नहीं है? क्योंकि रेखा से जब इसको तोड़ के हम निकाल लिए तो ये रेखा का तो एक तीर इधर रह गया, एक तीर इधर रह गया, इससे हम इसको तोड़ के निकाल लिए। तो रेखा को क्या कर दिया, हम तोड़ दिए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेखाखंड नाम पड़ा। तो इस ढंग से तब परिभाषा अंत में लिखते हैं कि परिभाषा किसको कहते हैं? रेखाखंड उसे कहते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जिसके दोनों बिंदु का निश्चित अंत हो। निश्चित अंत का मतलब क्या है? ये आगे नहीं बढ़ सकता है, अंत हो गया, ये भी इधर से आगे नहीं बढ़ सकता है, इसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। बाकी जो बचा है किरण कल पढ़ाएंगे, और बहुत चीजें, कोण क्या है, कोण कहाँ बनता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, ये सब का चर्चा अगले क्लास में हम लोग करेंगे। इसलिए आप लोग इसको जाइए, पढ़िए और पढ़ कर आइए, और भैया रहेंगे पूछेंगे, हम तो छोड़ते हैं, आप लोग पिटाइएगा, हम बात कर लेंगे कि आप लोग अगर नहीं पढ़ते हैं, नहीं रटते हैं तो पिटने में कोई कमी नहीं, क्योंकि हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। आप लोग को जो बोले थे कि पढ़ाएंगे, तो आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। हम ड्यूटी से आके आप लोग को पढ़ाते हैं, टाइम निकालते हैं, वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है, सामने से पढ़ाना आसान है। इसके लिए व्यवस्था, पूरा चीज़, माइक फाइक, ये आए बाएँ, पूरा व्यवस्था देखना पड़ता है, लाइट का ज़रूरत होता है, बहुत चीज़ होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और डॉट क्लास तो शनिवार को अपना चलेगा ही, शनिवार को अपना क्या चलेगा? डॉट क्लास। वो जब पढ़ लीजिए 5-6 दिन, फिर एक दिन डॉट, जितना डॉट रहेगा हमारे यहाँ आ जाएगा, उसका सोल्यूशन हम बैठ के करा देंगे, टेंशन लेना नहीं है। इसलिए सब रट के आप आइए, रट कर आइए। रेखाखंड, कोई कह देगा ये भी एक रेखाखंड है, जैसे बोल रहा था कि ये भी एक रेखा है, तो रेखा का निशान क्या है? ये भी लिखेंगे, रेखा का निशान दोनों सिर पे तीर का निशान, शॉर्ट हो गया ना। अब कोई कह देगा कि ये भी एक रेखाखंड है, तो ये भी लिखेंगे, रेखाखंड में कहीं भी तीर का निशान नहीं, दोनों सिर ऐसा ही रहता है, तो ये क्या है? ये भी एक क्या है? रेखाखंड है। इसको लिखना है जो लिखिए, तो थोड़ा और समझ लिए, इसको और विशेष से समझाते हैं। देखिए थोड़ा समझिए इसको। कोई आदमी आपसे कहेगा कि ए बी एक क्या है? रेखा है, इसको मैथ के भाषा में लिखकर दिखाइए, तो कैसे लिखिएगा? अभी हिंदी भाषा में ए भी एक रेखा है, तो ए भी नाम तो जैसे रहेगा उसी के उसी लिखेंगे, ए भी नाम है, लिख दिए नाम।
क्या है एक रेखा? बताइए रेखा का कैसा निशान होता है? ऐसा, जिसके दोनों सिरों पर तीर का निशान हो, जिसके दोनों सिरों पर क्या हो? तीर का निशान हो। अब ये हिंदी में था, ये भी एक रेखा है। अब ये मैथ के भाषा में हम लिखे, अब इसको देख के हम बोल सकते हैं क्या? ए बी एक क्या है? रेखा है। बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार अगर आपसे कोई कहता है कि ए बी एक क्या है? रेखा खंड है, इसको मैथ के भाषा में लिखकर दिखाइए। तो क्या करेंगे? ए बी जो नाम देगा वो तो नाम का नाम उसे लिख देंगे। रेखाखंड है तो रेखाखंड का निशान क्या होता है? रेखा का निशान ऐसा होता है। रेखा का निशान कैसा होता है? ऐसा। रेखाखंड का निशान कैसा होता है? आप लोग नोट कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, बस ऐसे। इसमें तीर का निशान नहीं होता है। तो ये भी एक रेखाखंड है, तो जो नाम है वो तो नाम प्रॉपर डालेंगे। क्या है? रेखाखंड है। रेखाखंड का निशान कैसा होता है? ऐसा। उसको ऊपर ऐसे कर देंगे। अब इसको देख के हम कह सकते हैं कि ए भी एक क्या रेखा है? रेखा है गधा। ए भी एक रेखा ही नहीं रे, ए भी एक रेखाखंड है। ये रेखा हो सकता है? तीर के निशान है ही नहीं इसमें। तो ए भी एक क्या है? रेखाखंड है। ए भी एक क्या है? रेखाखंड है ना? सब पढ़ के आइए बढ़िया से। अगले क्लास में मिलते हैं कल। क्लास डेली चालू रहेगा। किसी कारणवश अगर हम नहीं पढ़ा पाए तो बता देंगे पहले ही, है ना? लेकिन ऐसे क्लास डेली आप लोग को चलेगा, इसलिए ध्यान दीजिए पढ़ाई पे और रट के आइएगा, पढ़ के आइएगा, समझ कर आइएगा। कल भर चलेगा, हो सकता है बेसिक बेसिक जितना भी चले मैथ खत्म होते देर नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग पूरा एकदम, जिस लड़का को अगर समझने में समस्या हो रहा है, कोई भी विद्यार्थी को, तो तुरंत वहाँ अपना डॉट शनिवार को लिख कर रखिए और डॉट भैया को दीजिए, वो हमको देंगे, हम आपका सॉल्यूशन करके पूरा प्रॉपर भेजेंगे। डॉट को छुपाना नहीं है, 10 बार पूछिए, डॉट क्लियर कीजिए, तभी जाकर मैथ बनेगा। हर एक चीज़ हम बेसिक से आज से पढ़ा रहे हैं, इसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा तो हमेशा पछताइएगा, क्योंकि आने वाला समय में आपको कोई नहीं रेखाखंड, कोई आपको रेखा नहीं सिखा रहा है। आपका उम्र खत्म हो गया रेखाखंड रेखा सीखने वाला। इसलिए ध्यान दीजिए, लास्ट चांस है, हमें तो पढ़ा रहे हैं, है ना? तो इसको नोट करना है जो कीजिए। फिर मिलते हैं कल।